हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए शमशान घाट और हॉन्टेड हाईवे की डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानियाँ। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है शमशान घाट और जली हुई लाशें। आज भी जब उस रात के बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे भयानक और काली रात थी। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके अपने होम टाउन को छोड़कर दूसरे शहर पढ़ने के लिए गई थी। मैंने वहाँ के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया और कॉलेज के पास ही बने हॉस्टल में रहने लगी। वही कॉलेज में मेरी दोस्ती रोमा और निधि से हो गई। वो भी मेरे साथ हॉस्टल में ही रहती थी। दोस्ती क्या, एकदम पक्की वाली दोस्ती हो गई थी हमारी। हम तीनों साथ साथ कॉलेज जाते, बाहर घूमने के लिए जाते, पढ़ाई करते और खूब मस्ती भी करते थे। जून आने वाला था और हमारी परीक्षाएं भी समाप्त हो गई थी और हमारी छुट्टियां भी होने वाली थी। ऐसे में घर जाने से पहले रोमा ने प्लान बनाया कि हम सब कहीं घूम कर आते हैं और वापस आते हुए सब अपने अपने घर निकल जाएंगे। रोमा बहुत चुलबुली और तेज़ तर्रार लड़की थी, जबकि मैं और निधि एकदम शांत स्वभाव के थे और डरते भी थे कि कहीं बाहर घूमने के लिए गए और कुछ उल्टा सीधा हो गया तो क्या कहेंगे घर वालों को। ऐसा सोचकर हमने जाने से मना कर दिया, लेकिन रोमा की जिद के कारण हमने अपने घुटने टेक दिए और जाने के लिए राज़ी हो गए। और अपने कॉलेज से करीब 50 किलोमीटर दूर एक जगह थी जहाँ घूमने लायक काफ़ी कुछ था। गूगल पर उसके बारे में रोमा ने जानकारी हासिल कर ली। चूँकि रास्ता जंगल से होकर था तो एक दिन में वापसी करना मुश्किल था और रात को कोई भी आने का साधन भी नहीं मिलता था। तो हमने विचार किया कि एक दिन वहाँ रुककर अगले दिन घूमकर शाम को वापस आ जाएंगे। हम जा तो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा डर था। मन कर रहा था कि न जाऊं, लेकिन रोमा की जिद के कारण न चाहते हुए भी मैं मान गई। अगले दिन सुबह 8 बजे हम कैब करके वहाँ के लिए निकल गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 2 बज गए थे, क्योंकि रास्ता बेहद ख़राब था। कैब वाले ने हमें जंगल के बीचों बीच बने एक रिजॉर्ट के सामने उतार दिया और कहा कि मैम, आपकी मंजिल आ गई, और एक रहस्यमय मुस्कान देकर वहाँ से चला गया। मुझे बहुत अजीब लगा। जब मैंने रिजॉर्ट को देखा तो वो बहुत भूतिया किस्म का लग रहा था। एक तो जंगल के बीचों बीच, ऊपर से इतना डरावना। आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था, न ही कोई दुकान या मकान था। रोमा बहुत उत्साहित थी। निधि और मैं थोड़े डरे हुए थे। मैंने रोमा से कहा, रोमा देख, ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही। चल, हम शहर के पास चलकर कोई छोटा मोटा रूम ले लेंगे। लेकिन वो नहीं मानी और कहने लगी, तू बेकार में ही इतना डरती है। देख कितना सुकून है यहाँ पर, शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर। यार तू देख कितनी शांति है यहाँ पर। यही तो हमें चाहिए था, और अब तू मना कर रही है। चल, अगर तेरा मन नहीं है तो वापस चलते हैं। और मुँह लटकाकर किनारे खड़ी हो गई। मैंने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, तो गुस्सा मत कर, हम चलते हैं। हम रिजॉर्ट के सामने गए। वो दिन में भी डरावना सा प्रतीत हो रहा था। उसका मेन गेट लोहे का था, जिसे खोलने पर कर्र की आवाज़ आई। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। निधि ने मना किया कि यार रहने देते हैं, लेकिन हम दोनों की ही नहीं चली। रोमा ने कहा, यार तुम लोग कितना डरते हो, आज के युग में भी भूत प्रेत में विश्वास रखते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम दोनों का वहम है ये सब। और फिर देखो, हम अकेले थोड़ी ही हैं, यहाँ पर और भी लोग तो हैं, और ये सब पागल थोड़ी हैं जो यहाँ रुके हैं। जब हमने अंदर देखा तो वाकई में बहुत लोग थे, लेकिन वो सब बहुत अजीब थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब ने जब हमको देखा तो सभी के चेहरों पे एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। हम रिसेप्शन पर गए, जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। उन्होंने हमें रूम की चाबी दी और एक नौकर को हमारे साथ भेज दिया, जो कि हमें हमारे रूम के सामने लेकर गया और वहाँ से चला गया। हम सीधे अपने रूम में गए, जल्दी से फ्रेश हुए
और वहीं से खाना ऑर्डर कर दिया और खाना खाकर हम लेट गए। इतना थक चुके थे कि हमें तुरंत नींद आ गई और हम सो गए। मेरी नींद तब खुली जब दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैं उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने कोई भी नहीं था। बाहर निकलकर देखा तो सारी लाइट बंद थी। मैंने वापस कमरे में आकर घड़ी में देखा तो अभी शाम के 6 बज रहे थे। मैंने वापस जाकर फिर बाहर झाँक कर देखा तो सारी लाइट्स बंद थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जब हम आए थे तो यहाँ बहुत चहल पहल थी और अभी इतना सन्नाटा। ये क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दिल बहुत घबरा रहा था कि कहीं हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए। तभी अचानक से मेरे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और एक कपल निकला। मैंने उनसे हेलो कहा लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं और उसी अंधेरे में चले गए। अब तो मेरे मन में बुरे ख्याल आने लगे। मैंने जल्दी से रोमा और निधि को जगाया और पूरी बात उनको बताई। वो दोनों भी डर गई। मैंने कहा, रोमा, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था लेकिन तुम नहीं मानी। अब इससे पहले हमारे साथ कुछ गलत हो, जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। हम तीनों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने लगे। वहाँ अब इतना अंधेरा था कि पास का भी कुछ नहीं दिख रहा था। हमने फ़ोन की टॉर्च को ऑन किया और हम धीरे धीरे चलने लगे कि तभी हमारे पीछे किसी के आने की आहट हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी हालत ख़राब हो गई। हमने देखा एक आदमी जिसने अपने सिर को हाथ में पकड़ रखा था, जिससे खून की धाराएं बह रही थी। वो दृश्य बहुत ही भयावह था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुर्दा हमसे कुछ न बोला और हमें चीरते हुए उसी अंधेरे में चला गया। हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम किसी भूतिया जगह पर आ गए हैं। मैं मन ही मन भगवान का स्मरण कर रही थी कि कैसे भी करके हमको इस नर्क से निकाल दो। हम उस अंधेरे में घंटों चलते रहे लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं दिखा और ना ही वह गेट कि तभी वहाँ ज़ोरों से आवाज़ें आने लगी, किसी के रोने की, चिल्लाने की, चीखने की। वह आवाज़ें इतनी कर्कश थी कि कान फट जाए। हम घूम ही रहे थे कि सामने से एक आदमी हमसे टकराया और मानो हमें बिजली का झटका लगा हो। हम तीनों वहीं गिर गए। तभी वहाँ की लाइट जल गई, लेकिन वो लाइट नहीं, मशालें थी और वो कोई रिजॉर्ट नहीं, शमशान घाट था। वहाँ पर अनेकों लाशें जल रही थी। हमारे तो काटो तो खून नहीं, सबके होश उड़ गए थे। ये वही आदमी था जो हमको कैब से यहाँ छोड़कर गया था। मैंने उससे कहा, भैया आप हमको हमारे घर छोड़ दीजिए, हम यहाँ फंस गए हैं। कि तभी उसका चेहरा बदलने लगा। नाखून बड़े हो गए। वो देखने में बहुत भयावह लग रहा था। उसका चेहरा जला हुआ था और उसके शरीर की खाल एक झिल्ली की तरह पिघल रही थी। वो ज़ोर से हंसा और बोला कि बाहर छोड़ने के लिए थोड़ी ना तुमको सबको यहाँ लाया हूँ। हम बहुत बुरे फंसे थे। मैंने मन ही मन भगवान का नाम लिया कि कैसे भी करके बस यहाँ से निकाल दो। कि तभी मेरा सिर एक लोहे के गेट से टकराया। ये वही मेन गेट था। मैंने रोमा और निधि से जल्दी से भागने के लिए कहा और उस गेट से निकलने लगे। अचानक से वहाँ पर जो लाशें जल रही थी सभी हमारे पीछे भागने लगी। हम और तेज़ी से भागने लगे कि तभी उनमें से एक लाश ने रोमा का पैर कसकर पकड़ लिया और अंदर की तरफ खींच लिया। मैं रोमा को बचाना चाह रही थी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं वापस जाती तो मैं भी न बचती। आंखों में आंसू लिए मैं और निधि भागने लगे। भागते भागते निधि की पकड़ मजबूत हो गई, इतनी मजबूत कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैंने निधि से कहा, यार मेरा हाथ छोड़, लेकिन उसने और मजबूती के साथ मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो अवाक रह गई। वो निधि नहीं थी, वो तो एक जली हुई डरावनी औरत थी जो कि मेरे साथ भाग रही थी, या यूँ कहे कि मुझे ही भगा रही थी। उसने कहा, इतनी आसानी से चले जाओगी हमारी बस्ती से? तुम्हारी दोनों सहेलियां तो मर चुकी हैं और अब तुम्हारी बारी है। ये कहकर उसने मुझे ऊपर की तरफ फेंक दिया। मैं एक पत्थर से टकराई और वहीं गिर गई। वो मेरे आसपास उड़ने लगी। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने कहा, तुम। और फिर भयानक हंसी हंसने लगी। कहते हैं कि जब भगवान हमारे साथ हो तो कोई भी बुराई, कोई भी बुरी शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे मेरी माँ का दिया हुआ लॉकेट याद आया जो कि उन्होंने मेरे लिए बनवाया था और ये कहकर बनवाया था कि इसे कभी मत निकालना। और शायद इसी लॉकेट की वजह से मैं वहाँ से निकल पाई।
मैंने जल्दी से उस लॉकेट को उसके सामने कर दिया और वो चीखने लगी और वहाँ से गायब हो गई। जंगल में अजीब सी शांति छा गई। मैं जितना तेज़ी से भाग सकती थी भागी। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मेरे सिर में चोट लगी, जिससे मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को एक अस्पताल में पाया। सामने मम्मी पापा थे जो रो रहे थे और मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। पास में कुछ और लोग भी खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक शमशान घाट में पहुंच गई थी और वहां पर कोई नहीं जाता क्योंकि वो एक भूतिया जगह है। वहां पहले एक रिसॉर्ट था जो कि आग लगने के चलते तबाह हो गया था और जितने लोग भी उसमें थे वो सब उसी में जलकर मर गए थे। उस एरिया को तभी से बंद कर दिया गया था। वहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। पता नहीं आप वहाँ कैसे पहुँच गई, लेकिन ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप वापस आ गई। नहीं तो बहुत लोग वहाँ पर पता करने के लिए गए कि क्या वाकई ऐसा है या कोई अफवाह है, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। मैं मेरी मम्मी से लिपट कर रोने लगी और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मैं बच गई। लेकिन मुझे गम इस बात का भी था कि मैंने अपने दिल से अजीज़ दो प्यारी सखियों को खो दिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है हाईवे का सफ़र। तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा प्लीज़। पर कैसे यकीन करें? पिछले आधे घंटे से तुम जो कह रही हो हेली, वो कैसे हो सकता है? लेकिन नकुल, ज़रा ये भी तो सोचो कि हेली इतनी बड़ी बात यूं ही तो नहीं बोल रही होगी ना। तुम लड़कियां भी ना खुद तो डरती ही हो, हमें भी बहादुर बनने नहीं देती। मेरे ख्याल से हमें वापस लौट जाना चाहिए। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है, मैं कह रही हूँ ना। ठीक है नकुल, तू गाड़ी वापस ले ले। अगर जिया और हेली कह रहे हैं तो वैसा ही करते हैं। फिलिप के कहने पर नकुल गाड़ी घुमाने लगता है, लेकिन सब व्यर्थ। कार का एक भी पार्ट काम नहीं कर रहा और एक ही स्पीड में आगे की ओर भागता जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन चारों की सांसें हलक में अटक गई थी। अब हम क्या करेंगे? ये सब तुम दोनों की वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें वो सब कहने की? नहीं कहना चाहिए था तुम दोनों को। अब भुगतो। जिया की आवाज़ से डर साफ झलक रहा था। हेली का चेहरा अनजाने भय के कारण पीला पड़ चुका था। वो लगातार अपने हाथों की ओर टकटकी लगाकर देखे जा रही थी और उस पल को कोस रही थी जब से ये सब शुरू हुआ था। क्या ज़रूरत थी उसे ऐसा करने की? लेकिन हेली ये नहीं जानती थी कि यहाँ उसकी मर्ज़ी नहीं, किसी और की मर्ज़ी चल रही थी। ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद घर में समय काटना नकुल के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों के लिए वो शहर से कहीं बाहर जाना चाहता था। उसने फिलिप को फ़ोन लगाया और उसे भी साथ चलने के लिए कहा तो वो तैयार हो गया, क्योंकि मना करने की कोई वजह भी नहीं थी। फिलिप ने नकुल को सलाह दी कि क्यों ना हेली और जिया को भी साथ ले लिया जाए। हिल स्टेशन तो लड़कियों की पहली पसंद होती है और फिर पहाड़ों में ट्रैकिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। ऊपर से दोस्तों का साथ हो तो कहना ही क्या। तो ये तय हुआ कि नकुल अपनी कार लेकर ठीक 10 बजे पहले जिया को पिक करेगा और मोड़ के पास वाले बस स्टॉप पर फिलिप और हेली को। चारों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे हिल स्टेशन जाने के लिए। सफ़र थोड़ा लंबा था। जो ज़रूरत के हिसाब से सबने चीज़ें बांट ली थी साथ ले जाने के लिए, और ये तय हुआ कि नकुल और फिलिप बारी बारी से ड्राइव करेंगे। लंच का समय हुआ तो नकुल ने हाईवे के किनारे बने होटल के पास गाड़ी रोकी। सबने लंच किया और फिर से सब मंजिल की ओर चल पड़े। सूरज अपनी किरणों को समेटकर घर जा चुका था। पंछी भी अपने घोंसले में लौट आए थे, लेकिन चारों दोस्तों के गंतव्य तक पहुंचने में अभी पूरी रात बाकी थी। लेकिन कौन जानता था कि रात ने अपने अंधियारे की चादर में क्या क्या समेट रखा था। हेली आगे की सीट पर नकुल के साथ बैठी थी। वो बार बार रेडियो पर गाने का स्टेशन बदलती जा रही थी, क्योंकि कहीं भी उसकी पसंद का गाना नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाकर कार के अचानक रुक जाने से वो आगे की ओर झुकी। उसके सिर पर चोट भी लग गई। नकुल, क्या कर रहे हो? ठीक से चलाओ, हेली ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। ओह सॉरी, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप रुक गई। नकुल को भी कार के अचानक रुकने से हैरानी हुई, क्योंकि ट्रिप पर चलने से पहले उसने कार की सर्विसिंग करवाई थी। कोई बात नहीं, उतर कर देख लेते हैं, फिलिप ने कहा। लेकिन बाहर हाईवे पर तो बहुत अंधेरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा।
हम कहाँ हैं? जिया बोली। फिलिप और नकुल टॉर्च जलाकर कार की बोनट चेक करने लगे। तब तक हेली और जिया उतरकर पास वाले पेड़ के पास खड़े हो गए। जिया, हाईवे तो सुनसान लग रहा है, कोई गाड़ी भी आती जाती नहीं दिख रही। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। हेली, तुम तो ऐसा मत कहो, मैं तो पहले से ही इस घने पेड़ को देखकर डरी हुई हूँ। देखना, रात के अंधेरे में कितना डरावना लग रहा है। कहीं कोई भूत वूत आ गया तो? पेड़ को देखकर हेली ने एक नज़र उस पेड़ पर डालते हुए कहा, तुम दोनों को हमारे साथ देखकर भूत भी हम पर तरस खा रहे होंगे। नकुल ने हंसते हुए कहा, जिसमें फिलिप ने भी उसका साथ दिया। हाँ हाँ, वेरी फनी। जिया ने मुंह बिचकाया। फिलिप भी कहाँ चुप रहने वाला था। उसने कहा, तुम दोनों बेकार में डर रही हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, और तुम दोनों भी ये सब फालतू की बातें मत करो। अब इन चारों को कौन समझाए कि ज़रूरी नहीं जो हमें दिखाई दे वही सच है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अपने आप को सच साबित करके दिखाने पर आमादा हो जाए तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है कहा नहीं जा सकता। खैर, नकुल और फिलिप को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मामूली सी खराबी थी, सो हाथ लगाते ही ठीक हो गई। ये देखकर जिया और हेली ने राहत की सांस ली। जिया भागकर कार में जाकर बैठ गई। हेली उसके पीछे थी। जब वो कार की ओर बढ़ रही थी तो उसकी नज़र ज़मीन पर गिरे एक पैकेट पर पड़ी। उसने झुककर देखा तो वो ताश के पैकेट थे, एकदम नए, किसी के गिर गए होंगे शायद, जिसे हेली ने ये सोचकर उठा लिया कि हिल स्टेशन पहुंचकर चारों दोस्त मिलकर खेलेंगे। नकुल के कार स्टार्ट करते ही सब ने अपनी जगह पकड़ ली। हेली भी फटाफट आगे की सीट पर बैठ गई। हाईवे पर कम गाड़ियां होने से कार हवा से बातें करने लगी। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि यूँ लगा जैसे बगल से जा रहे एक बाइक से उनकी कार टकराते टकराते बची। नकुल ने कार की स्पीड कम की और थोड़ा आगे जाकर रोक दिया। चारों उतरकर बाइक सवार के पास गए, ये देखने कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वो ठीक है। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। उन चारों ने राहत की सांस ली कि अनहोनी टल गई, लेकिन क्या ये अनहोनी सचमुच टल गई थी या अभी इसकी शुरुआत थी, ये तो कोई नहीं जानता। हाईवे पर उन चारों की कार सर पर दौड़ रही थी। ठंडी हवाएं चलने से पीछे बैठे फिलिप और जिया ऊँघने लगे थे, पर हेली को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे उन कार्ड्स का ध्यान आया तो वो पैकेट से निकालकर उन्हें उलट पुलट कर देखने लगी। उस कार्ड के ऊपर एक और पेड़ का चित्र बना था जो देखा देखा सा लग रहा था। हेली ने एक कार्ड उठाकर उसे पलटा, लेकिन ये क्या, उस पर नंबर की जगह कोई चित्र बना था। गौर से देखने पर समझ आया कि उस चित्र में एक बाइक पर आदमी बैठा है और उसके बिल्कुल नज़दीक एक कार जा रही है। हेली को कुछ समझ नहीं आया कि ये किस तरह का कार्ड है, इसे कैसे खेला जा सकता है। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि जिया ने जैसे ही अपनी उंगलियों से उसे छूने के लिए आगे बढ़ाई, वो चित्र वाली कार्ड गायब हो गई। हेली ने आंखें मलते हुए देखा तो ऐसा कोई कार्ड उसके हाथों में नहीं था। तभी वो ज़ोर से चिल्लाई, नकुल सामने देखो। नकुल ने हड़बड़ाहट में ब्रेक लगाई, जिससे फिलिप और जिया भी उठ गए। हेली ने देखा कि उनकी कार के बिल्कुल पास एक औरत खड़ी थी, जिसकी गोद में एक बच्चा भी था। अगर सही समय पर नकुल ब्रेक न लगाता तो पता नहीं क्या हो जाता। इतनी रात को इस हाईवे पर ये औरत क्या कर रही है? हेली ने गौर से देखते हुए कहा, मुझे लगता है इसकी गाड़ी खराब हो गई होगी, इसलिए लिफ्ट मांग रही है। जिया ने कहा, जिया ठीक कह रही है, देखो उसकी गोद में एक बच्चा भी है, कहीं उसे हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं? फिलिप बोला, चलकर पूछ लें, नकुल ने कहा। इससे पहले कि वो सब उस औरत की मदद करने कार से निकलते, वो तेज़ी से सड़क के दूसरे ओर जाने लगी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे पर फैले बेतरीब बालों के बीच से उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। बच्चे को सीने से चिपकाए वो उन चारों को घूरती हुई कार के सामने से निकल गई। चलो जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, जिया ने नकुल की पीठ को हिलाते हुए कहा। लेकिन वो औरत, नकुल ने कहा, छोड़ो उसे, अगर मदद चाहिए होती तो वह ऐसे भागकर दूसरी तरफ क्यों जाती? जिया की बातों से डर साफ झलक रहा था। नकुल ने बिना समय गंवाए कार स्टार्ट की और निकल गया। कुछ देर तक कार में खामोशी छाई रही। हेली की नज़रें बाएं हाथ में पकड़े हुए कार्ड पर गई। पिछली बार भी वो ठीक से देख नहीं पाई थी
कि उस पर क्या बना था, इसीलिए एक बार फिर उसने ताश का एक पत्ता उठाया, जिसे पलटते ही वो चौंक गई। उस पर फिर एक चित्र बना था, लेकिन इस बार बड़ी बड़ी आंखों से घूरती एक औरत हाथों में बच्चे को लिए हाईवे पर जा रही कार के बिल्कुल पास खड़ी थी। ओ नो! हेली के मुंह से निकला। क्या हुआ, तुम ठीक हो? इस बार तो ब्रेक भी नहीं लगाई। तुम्हें फिर से चोट लगी क्या? नकुल ने हेली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, इसकी पसंद का गाना नहीं आ रहा होगा। क्यों हेली, ठीक कहा ना? फिलिप ने मजाक में कहा। हेली ने उन सब की बातों को हंसकर टाल दिया। वो कहती भी क्या, क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। क्या मतलब है उन चित्रों का, और क्यों उनको छूने से पहले ही वो गायब हो जाते हैं। कार में पसरी खामोशी को दूर करने के लिए नकुल ने रेडियो ऑन किया तो गाना आ रहा था। गुमनाम है कोई, अनजान है कोई। अरे वाह हेली, तुम्हारे पसंद का गाना, नकुल ने उछलते हुए कहा। लेकिन हेली तो किसी और ही ख्यालों में खोई थी। हाईवे का ये सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। सबको मंजिल पर पहुंचने की बेताबी थी। तभी एक और ब्रेक लगाने की आवाज़ आई। ओह नो! नकुल, अब क्यों गाड़ी रोकी? जिया ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा। सामने देखो, जिसे पिछली बार तुमने लिफ्ट नहीं दिया, वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। नकुल ने ठिठोली की। बकवास मत करो, ये हाईवे है, गांव की गलियाँ नहीं जो कोई पीछा करते आ जाए। जिया की इस बात पर सब चुप हो गए। सबकी नज़रें सामने की ओर थी, लेकिन वो औरत कहाँ गई? अभी तो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। सब इधर उधर देखने लगे। तभी हेली जोर से चीखी। वो औरत बच्चे के साथ कार के पीछे बोनट पर बैठी थी। नकुल भागो! हेली ने दांत भींचते हुए कहा। नकुल ने कार स्टार्ट करनी चाहिए, पर हो नहीं रही थी। उस औरत का उन सब की तरफ घूरना जारी था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद कार स्टार्ट हुई तो वह भागने में सफल रहे, लेकिन पीछे बैठी मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी जिया ने कनखियों से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सबने गहरी सांस ली। हेली का ध्यान एक बार फिर उन कार्ड्स की ओर था। उसे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कार्ड पर वही होगा जो वह सोच रही है। अब उससे चुप रहना ठीक नहीं समझा। मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। हेली की आवाज़ सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे। जब हम पेड़ के पास रुके थे तो मुझे वहाँ कार्ड्स का एक पैकेट मिला, जिसे मैंने उठाकर अपने पास रख लिया। हमारे साथ जो भी हादसे हो रहे हैं उनके चित्र उस पर बने हुए हैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार उस बच्चे वाली औरत के चित्र बने देखे तो मैं डर गई। हेली ने धीरे से कहा। कहाँ है वो कार्ड्स, दिखाओ ज़रा। फिलिप ने कहा। वो तो गायब हो गए, हेली ने कहा। तुम मजाक कर रही हो ना हमारे साथ? जिया ने पूछा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। ये देखो कार्ड्स। तुम्हें यकीन न हो तो अब मैं एक कार्ड उठाऊंगी और उस पर अभी हुए हादसे का चित्र बना होगा, हेली बोली। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। हेली ने कार्ड उठाया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक औरत बच्चे को गोद में लिए कार की पिछली बोनट पर बैठी हुई थी, और कार में 4 लोग भी बैठे थे, बिल्कुल उन्हीं चारों की तरह। हेली ने जैसे ही उस कार्ड को हाथ लगाना चाहा, वो गायब हो गया था। ये सब देखकर उन चारों की हालत ऐसी कि काटो तो खून नहीं। ये कैसे हो सकता है? जिया ने आश्चर्य से कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये हमारी आंखों का धोखा है। नहीं नकुल, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ भी हमारे साथ होने वाला है वो इस कार्ड में पहले से ही बना हुआ हो। हेली नकुल की बात पर असहमति जताते हुए बोली। ये तो और भी अच्छा है। आगे क्या होने वाला है वो हम जान सकते हैं। हेली, तुम अगला कार्ड निकालो, नकुल ने कहा। क्या ऐसा करना सही होगा? कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं, जिया घबराहट में बोली। ये भी हो सकता है ना कि हम आने वाली मुसीबत से बच जाए, जिया की बात काटते हुए फिलिप ने कहा। अगला कार्ड को देखने पर लगभग सबकी सहमति होते देख हेली ने कार्ड निकालना चाहा, लेकिन ये कैसे संभव था? सभी कार्ड एक दूसरे से चिपके हुए थे। लाख कोशिशों के बाद भी कार्ड निकल नहीं रहे थे। तभी एक बार फिर तेज झटके के साथ कार रुक गई। फिलिप ने खिड़कियों से बाहर देखा तो गुप्त अंधेरा था। सब सहमे हुए से कार के आगे पीछे देख रहे थे। उनके मन में जिसको लेकर डर था वो तो कहीं दिख नहीं रही थी। कहीं गाड़ी तो फिर से खराब नहीं हो गई, ये सोचकर नकुल और फिलिप बाहर निकले। उन्हें देखकर हेली और जिया भी उतर गई। सब और गहरा अंधेरा था, लेकिन फिर भी उन्हें वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी।
और ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि वो चारों उसी पेड़ के आसपास खड़े थे जहाँ पहली बार उनकी कार खराब हुई थी। ये कैसे हो सकता है? हम वापस यहाँ कैसे आ गए? नकुल ने आसपास देखते हुए कहा। मैं कह रही थी ना, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ मेरी बातों पर? हेली अब भी कार्ड निकालने की कोशिश कर रही थी। सबकी धड़कनें तेज चलने लगी। हेली का मन किसी आशंका से भर उठा। उन चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और कार की तरफ लपके। तभी हेली के हाथों से कार्ड जमीन पर गिर गया। उन चारों ने देखा कि उनमें से एक कार्ड दूसरी ओर पलट गया। उनमें बने चित्र को देखने के लिए चारों उस कार्ड की ओर बढ़े जिस पर फिर एक चित्र बना था, जिसमें वो चारों उसी पेड़ से लटके हुए थे जहां हेली को वो कार्ड मिला था। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी थी कि NH 303 पर एक बार फिर एक संदेहास्पद घटना हुई जिसमें पेड़ से 4 लोग लटके हुए थे और इसके पीछे की वजह का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। लोगों में एक बार फिर से हाईवे पर बच्चे के साथ दिखने वाली औरत को लेकर डर बना हुआ है। तो चलिए अब सुनते हैं हमारी आज की तीसरी और आखिरी कहानी, आम के पेड़ का भूत। बात 1970 के आसपास की है, जब लोगों के घरों में घड़ी भी बिड़ले ही देखने को मिलती थी। फिर मोबाइल फ़ोन की तो बिसात ही क्या। और अगर बात उस समय के गांव की करें तब तो हम सब समझ ही सकते हैं कि हालात क्या थे। यूपी के सहारनपुर का रहने वाला था कलुआ। उसके पिता सरकारी दफ्तर में चपरासी का काम करते थे। बापू की नौकरी शहर में थी। 3 बच्चों के बाद माँ ने गांव में रहने का फैसला किया। पिता के वेतन और गांव में खेत से अनाज बेचकर महीने भर गुजारा हो जाता था। खेतों के साथ साथ कलुआ का एक बगीचा भी था जिसमें आम के कई पेड़ थे। रात भर चलने वाली हवा के कारण पेड़ से कई सारे आम नीचे ज़मीन पर गिर जाते थे, पर जब तक घर वाले वहां पहुंचते उससे पहले ही पास की बस्ती के कुछ बच्चे आम चुरा ले जाते। इसलिए माँ ने कलुआ और उसके भाई श्याम, जो कि उससे 1 ही वर्ष छोटा था, को सुबह तड़के ही आम चुनकर ले आने की जिम्मेदारी दे डाली। अब कलुआ और श्याम हर रोज़ सुबह 4 बजे जागकर बगीचे के लिए निकल जाते और फटाफट आम अपने थैलों में भरकर ले आते। एक सुबह हर रोज़ की ही तरह कलुआ सबसे पहले जग गया। उसने शाम को भी जगाया। शाम ने आंखें खोली और सोचा कि आज सुबह बहुत जल्दी हो गई, अभी तो सोया ही था, और ऐसा सोचकर आसमान की ओर देखा। तभी बड़े भाई की आवाज़ कान में आई, चलना नहीं है तो को? हाँ चलना तो है, शाम ने जवाब दिया। फिर उठता काहे नहीं? कलुआ ने गुस्से से कहा। दोनों ने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोए और थैला उठा लिया। अब बस घर से निकलना था कि तभी शाम बोला, भाई आज तोहे अंधेरा ज़्यादा नहीं लगे है? ये सब सोने के बहाने हैं, थोड़ी देर में सुबह भई जाएगी, अब चल। इतना कहकर कलुआ आगे की तरफ चल दिया। 2-4 कदम चलने के बाद कलुआ को भी भान हो गया कि अभी सुबह होने में थोड़ी देर है और उसकी नींद हर रोज़ के मुकाबले आज थोड़ी जल्दी खुल गई है। लेकिन छोटे भाई के सामने ऐसा बोल दिया तो उसकी इज्जत का क्या होएगा। बस ऐसा सोचकर वो बरबस बिना कदम रोके बगीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। वहीं उसके पीछे चल रहे शाम की हालत इसलिए भी खराब थी क्योंकि इतनी सुनसान रात में पेड़ पौधों से बनने वाली आकृति और भी डरावनी लग रही थी। तभी शाम डरते हुए बोला, भाई तोको नाइन लागत है कि मारे यहाँ पहुँचने तक तो सुबह भई जात थी। आज भयो के है तोहे, जब ते जगो है दिमाग खाई गयो है। घर जाई का है तो जाओ, हम तो आज आम ले के ही वापस जाए। बड़े भाई ने बहादुरी दिखाते हुए कहा। शाम की हिम्मत तो नहीं हो रही थी बगीचे तक जाने की, पर उसकी इतनी हिम्मत भी ना थी कि अपने बड़े भाई की बात टाल के माँ के कोप का भाजन बने। इसलिए बेचारा चुपचाप बड़े भाई के पीछे हो लिया। थोड़ा और चलकर दोनों बगीचे में पहुंच चुके थे, लेकिन सूरज की हल्की फुल्की लालिमा तक आसमान में नहीं दिख रही थी। कलुआ ने जेब से टॉर्च निकाली और पेड़ के आसपास की ज़मीन को देखा। वहाँ बस 2-4 आम ही पड़े हुए थे। शाम कभी पेड़ को देखता, कभी आसपास के पसरे सन्नाटे को महसूस करता और कभी टॉर्च की रोशनी से चमक रही धरती को देखता और डर के घूंट हलक से नीचे उतारता। अब थोड़ा हाथ चलाए लो। कलुआ की आवाज़ सुन के शाम चौंका और जल्दी जल्दी आम उठाकर अपने थैले में भरने लगा। तभी अचानक से आम के ऊपर की डाली ऐसे हिली जैसे किसी ने उसे ज़ोर से झकझोरा हो, और फिर एकदम से सब शांत हो गया। जब तक कलुआ ने टॉर्च की रोशनी पेड़ के ऊपरी हिस्से पर मारी तब तक सब सामान्य हो चुका था। शाम बहुत डर गया
पर कलवा था कि हार मानना ही नहीं चाहता था। वो फिर भी आम उठाने आगे बढ़ा कि तभी दोबारा से डाली को फिर किसी ने जोर से झकझोरा। कलवा ने फिर रोशनी पेड़ के ऊपरी भाग की ओर की और सब कुछ सामान्य पाया। उसने शाम से कहा, तेरे पैर को पास ही तो पड़ो, एक उठा उसे। शाम आम उठाने नीचे झुका ही था और कलवा उसे देख ही रहा था कि तभी पेड़ की सबसे ऊंची वाली डाली झुकती हुई जमीन को छूकर वापस से ऊपर को चली गई और सामान्य हो गई। इस बार इस घटना से कलवा की हिम्मत भी जवाब दे गई और उसके मुंह से जोर से निकला, श्याम भाग रे भूत। दोनों अपने अपने थैलों की परवाह किए बिना जान बचाते घर को भागे। घर के पास पहुंचे ही थे कि सामने वाले घर में रहने वाले रमेश काका घर के बाहर ही लघु शंका से वापस लौट रहे थे। घर में घुसने को ही हुए कि दोनों भाइयों की आवाज़ सुनकर पूछ लिया, कौन है रे जो इतनी रात गए खेत की तरफ से भागा आवत है। उनकी आवाज़ सुनकर पहले तो दोनों और ज़ोर से डर गए, लेकिन फिर आवाज़ पहचान कर दोनों ने बताया कि बगीचे गए थे आम उठाने। काका दोनों लड़कों के साथ उनके ही घर के भीतर चले गए और कलवा की माँ को आवाज़ लगाई, अरे भौजाई कहाँ हो, सोई जात हो का। बच्चों की माँ तुरंत ही बाहर आई। अरे का हुआ रमेश, कछु चाहिए तो को। माँ ने पूछा। ना भौजाई, मों को कछु ना चाहिए, ये अपने लाडलन को देख लो, इतनी रात माँ बगीचन कू करे गए थे दोनों। माँ की बात का काका ने उत्तर दिया। माँ ने हैरानी से दोनों बेटों की तरफ देखा। शाम ने तो माँ को देखते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और कलवा को थोड़ी देर बाद से ही उल्टी व दस्त शुरू हो गए, वो भी तेज़ बुखार के साथ। 3 दिनों तक दोनों भाई तेज़ बुखार में तपते रहे। बाद में रमेश चाचा से पता चला कि जब वो अपने घर गए और उन्होंने समय देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। आखिरकार कलवा ने अपने छोटे भाई शाम से माफ़ी मांगी और उसे शाम की बात मान लेनी चाहिए थी। उसके बाद जब भी कभी दोनों भाई बगीचे की ओर गए तो आम के उस पेड़ को गौर से देखकर खुद से ही सवाल करते हैं कि दिन भर सब जब अच्छा और सामान्य ही रहता है तो रात में इन पेड़ों को क्या हो जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानियाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।